विस्तार से बात करेंगे। बुलेटिन की शुरुआत 3 बड़ी खबरों के साथ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 5 और 6 जून को सभी प्रदेशों के प्रभारियों की बैठक बुलाई है। दूसरी खबर बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी है। वहां पर मायावती ने अपने 2 भरोसेमंद नेताओं रामअचल राजभर और लालजी वर्मा को पार्टी से निकाल दिया है। और तीसरी बड़ी खबर कोरोना को लेकर सपा सांसदों की मजहबी सियासत की है। आज समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने एक और विवादित बयान दिया है। 3 बड़ी खबरें इस वक्त की। ये 3 बड़ी खबरें हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं इस बुलेटिन के दौरान। तीनों महत्वपूर्ण अपने आप में, चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बुलाई गई आहूत की गई बैठक हो या फिर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय सुप्रीमो का निर्णय हो। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ने अपने 2 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। इसमें पार्टी के विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा और अकबरपुर से 4 बार विधायक रहे रामअचल राजभर शामिल हैं। दोनों मायावती सरकार में मंत्री भी रहे और माना जाता है कि मायावती के भी बहुत करीबी रहे हैं। पार्टी की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि बीते दिनों हुए पंचायती चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के चलते कार्रवाई की गई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने लालजी वर्मा की जगह अब आजमगढ़ के मुबारकपुर से लगातार दूसरी बार विधायक चुने गए शाह आलम और गुड्डू जमाली को विधानमंडल दल का नया नेता बनाया है। आपको बताएं कि दोनों ही निष्कासित नेता मायावती के बहुत करीबी रहे हैं। लालजी वर्मा ने 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के अवधेश कुमार को हराया था। 1995 में जन्मे लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती भी राजनीतिक क्षेत्र में सक्रिय रह चुकी हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही। वहीं रामअचल ने बसपा से ही राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और 1991 में पहली बार चुनाव लड़े और इसके बाद 1993 में विधायक चुने गए। 2007 में जब बसपा की सरकार बनी तो उन्हें परिवहन मंत्रालय दिया गया था। दोनों बहुत करीबी रहे बीएसपी सुप्रीमो मायावती के और दोनों ही निष्कासित कर दिए गए। तो मायावती ने बीएसपी के दोनों पुराने नेताओं को निष्कासित करने के बाद अब अपने भरोसेमंद विधायक शाह आलम को विधानमंडल दल का नेता नियुक्त किया है। आइए अब आपको बताते हैं कि शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली कौन हैं। आजमगढ़ के मुबारकपुर से बीएसपी के विधायक हैं, ये उनका पहला परिचय। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। 2017 में दूसरी बार जीतकर वो विधानसभा पहुंचे। बीएसपी विधानमंडल दल के नेता नियुक्त किए गए हैं आज इस कार्रवाई के बाद। यह है परिचय शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का, जो कि अब बीएसपी विधानमंडल दल के नेता हैं। तो 2 विधायकों के निष्कासन के बाद अब बीएसपी के विधानसभा में 7 विधायक फ्लोर पर बचे हैं। 7 विधायकों को मायावती ने पिछले साल राज्यसभा चुनाव के समय निकाल दिया था। 2018 में राज्यसभा चुनाव के समय क्रॉस वोट करने की वजह से अनिल सिंह को निकाल दिया गया था। 2019 में रामवीर उपाध्याय को लोकसभा चुनाव के समय पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते हटा दिया गया और अब 2 विधायकों को फिर से सस्पेंड किया गया। मतलब इस विधानसभा के दौरान 11 विधायकों को सस्पेंड किया जा चुका है। 2019 में एक विधायक रितेश पांडे सांसद बन गए तो बचे 7 और 7 में एक विधायक मुख्तार अंसारी जेल में है। इस गणित से अब फ्लोर पर बीएसपी के विधायक बचे हैं 6, जिनका नेता नियुक्त किया गया है गुड्डू जमाली को शाह आलम। यह स्थिति है बीएसपी की। 19 विधायक चुनकर आए थे 2017 में, फ्लोर पर बच गए हैं अब सिर्फ 6। सस्पेंड हो गए हैं या निष्कासित किए गए हैं 10 विधायक। जेल में है मुख्तार अंसारी। 19 विधायक जीते, फ्लोर पर बचे हैं 6 बीएसपी विधायक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन के विवादित बयान के बाद अब संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का विवादित बयान सामने आया है। सांसद बर्क ने कहा है कि कोरोना कोई बीमारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी मॉब लिंचिंग करवाती है। देखिए, बीजेपी तो न मालूम कितनी बातें मॉब लिंचिंग करा रही है। बीजेपी लड़कियों के साथ पकड़ के बलात्कार करा रही है। कि कुछ जगह जगह जातीय और जुल्म हो रहे हैं, तो ये इसको गलती नहीं मानेंगे। ऐसे ही और चीज़ों में भी गवर्नमेंट की पॉलिसी में बहुत गलतियां हुई हैं और होती हैं सबसे। देखिए, बीजेपी तो आपने संभल के सांसद शफीकुर रहमान बर्क को सुना। एक दिन सपा के एक और सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने भी संक्रमण और 10 दिनों में आए तूफान को लेकर बेतुका बयान दिया था। बीते कल उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार ने शरीयत में छेड़छाड़ की, सीएए और एनआरसी जैसे वो कानून लेकर आई, इस वजह से ऊपर वाला इंसाफ कर रहा है। उन्होंने कोरोना महामारी और 10 दिनों में आए 2 बड़े चक्रवाती तूफानों की वजह से इसकी वजह केंद्र सरकार की नीतियों को बताया था। तो आपदा के लिए केंद्र को जिम्मेदार बताया था एक दिन पहले एसटी हसन ने। आज शफीकुर रहमान बर्क का एक और विवादित बयान। इधर कोरोना संकट के बीच यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। सीएम योगी की अगुवाई में हुई बैठक में कोरोना संक्रमण को देखते हुए 12वीं की परीक्षा रद्द करने का फैसला किया गया। इस बैठक में डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी मौजूद रहे। आपको यह भी बताएं कि ऐसा 100 वर्षों में पहली बार हुआ है जब 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। वहीं फैसला लिया गया है कि 10वीं और 11वीं के अंकों को आधार मानकर छात्रों को अंक दिए जाएंगे। और आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन कौन से राज्य हैं जहां पर 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं अब तक रद्द की जा चुकी हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, यहां पर 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द की जा चुकी हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं कि आज उत्तर प्रदेश की परीक्षा 12वीं की भी रद्द घोषित की सरकार ने। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद्द घोषित की जा चुकी है। अब ये परीक्षाएं भी रद्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कानपुर में हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार करने आई पुलिस की बीजेपी नेता और उसके समर्थकों के साथ झड़प हुई थी, जिस घटना में हिस्ट्री शीटर को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई। इस मामले में बीजेपी के जिला मंत्री नारायण भदौरिया पर कार्रवाई हुई है। पुलिस को नारायण भदौरिया की तलाश है और नरेंद्र ने अब इस मामले में अपनी सफाई दी। उसी समय कुछ लोग बाहर से आए अंदर और कहा कि एक लड़के को हमने जाके उनसे पूछा कि क्या मामला है, तो उन्होंने कहा कि मैं पुलिस, तो मैंने कहा अपना नहीं। तभी वो लड़का चिल्ला के बोला कि मेरा संदीप ठाकुर से, एक हिस्ट्री सीटर है संदीप ठाकुर बर्रा थाने का, उससे विवाद है और ये लोग उसी के लोग हैं। तो मैंने कहा कि आप इंस्पेक्टर साहब से मेरी बात कराइए या किसी जिम्मेदार अधिकारी से बात कराइए। आइए अब आपको पूरा मामला बताते हैं। मनोज सिंह बीजेपी के जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया की पार्टी में शामिल था। मनोज सिंह को भनक लगते ही पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। इस बात की जानकारी जैसे ही बीजेपी नेता नारायण सिंह को लगी तो वो अपने समर्थकों के साथ पहुंचे और पुलिस टीम को घेर लिया और मनोज को ले जाने का विरोध करने लगे। इस दौरान पुलिस और बीजेपी नेता और उसके समर्थकों के बीच भिड़ंत हो गई। वहीं कुछ लोगों ने जीप पर बैठे बदमाश को भगा दिया और पुलिस देखती रह गई। वीडियो देख लीजिए आप, ठीक उसी वक्त का जब ये सब कुछ किया जा रहा था। तो ये सब कुछ हुआ, ये पूरा मामला भी हम आपको बता रहे हैं। पुलिस और बीजेपी नेता और उसके समर्थकों के बीच भिड़ंत हुई, कैसे हुई ये आप इस वीडियो में देख लीजिए। मनोज सिंह बीजेपी के जिला मंत्री नारायण सिंह भदौरिया की पार्टी में शामिल था। जैसे ही पुलिस को उसके शामिल होने की भनक लगी, उसे हिरासत में लिया गया और फिर बीजेपी नेता और समर्थकों के साथ वहां पर पहुंचे, झड़प हुई। वीडियो आपकी स्क्रीन पर। और आज कोरोना संक्रमण को, उसकी रोकथाम और बरसात को लेकर साफ सफाई के मुद्दे पर मुख्यमंत्री योगी ने अलग अलग नगर निकायों के अध्यक्षों और नगर निगम के अध्यक्षों से बात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना की लहर कम हुई है, लेकिन अभी भी हमें सावधान रहने की आवश्यकता है।
आपके प्रत्येक के नगर निकाय में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित या तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, या सब सेंटर हैं, या फिर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थित हैं। और मेरा आप सबसे अपील होगा कि आप एक एक सेंटर को गोद लें। गोद लेने का मतलब आपको अपना बोर्ड नहीं लगाना है। गोद लेने का मतलब कम से कम महीने में 2 से 3 बार वहां का विजिट करना है। भाजपा नेताओं को आखिर हो क्या गया है? तमाम तरह के सवालों के बीच अब बीजेपी एमएलसी उमेश द्विवेदी ने कानपुर बिकरू कांड के आरोपी मृतक अमर दुबे की पत्नी खुशी दुबे की रिहाई के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। इस पत्र में खुशी दुबे के लिए न्याय और मानवीय आधार पर उसे जल्द रिहा करने की मांग की गई, साथ ही उसके अच्छे इलाज की भी मांग की गई। भाजपा एमएलसी ने कहा है कि खुशी दुबे लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती है। उनका कहना है कि उस पर अभी तक कोई आरोप भी तय नहीं हुआ है। मऊ पहुंचे उमेश द्विवेदी ने कहा कि सिर्फ 4 दिन पहले घर आई व्याहता को पुलिस और प्रशासन अपने गिरबान बचाने के लिए न जाने किस जन्म की सजा दे रहे हैं। बीजेपी नेता के इस पत्र से सियासी गलियारे में हल्ला मचा हुआ है। देखिए, खुशी दुबे के मामले में मैं जहां तक समझता हूं कि खुशी दुबे के साथ अन्याय हो रहा है। एक 4 दिन पहले जो ब्याह के आई हो ऐसी बहू को गिरफ्तार किया गया केवल इस नाते कि उस दिन वो घर पे थी। अच्छा, जब 3 दिन पहले शादी होकर आई थी तो क्या वो जंगल में रहेगी? उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं है, कोई इसके पहले कोई एफआईआर नहीं है, ना उसके मायके का कोई गिरफ्तार हुआ है, ना कोई आपराधिक इतिहास है। सामान्य से भी अति माने बहुत गरीब घर की वो कन्या है। इधर गोंडा पहुंचे जल शक्ति मंत्री ने विकास कार्यों में कमी होने पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। मंत्री जी बाढ़ से निपटने के लिए चल रहे सरकारी सकरौर भिखारीपुर गांव के पास कार्यों का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहां काम कर रहे मजदूरों को कोई कमी ना हो, इसके लिए अधिकारियों को उन्होंने खरी खोटी सुनाई। पूरी व्यवस्था हो और रात और दिन 24 घंटे काम करिए। आप सबके ऊपर कार्रवाई होगी, आप चिंता मत करिए, मैं आपको छोड़ने वाला नहीं। अगर जनता को कोई दिक्कत हो गई तो आप सब लोग मरोगे, कोई बचेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर जो अफवाह फैल रही हैं वो अधिकारियों के लिए मुश्किल का सबब बन गई है। अब हम आपको एक साथ 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर औरैया की है। वहां पर ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए एडीएम रेखा एस चौहान ने चौपाल लगाई और वैक्सीन को लेकर ग्रामीणों में जो भी भ्रांतियां थीं उन्हें दूर किया। वहीं दूसरी तस्वीर कन्नौज की है, जहां पर अफवाहों की वजह से ग्रामीण वैक्सीन लगवा नहीं रहे और अधिकारी इस वजह से बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि कई बुजुर्ग महिलाओं को लगता है कि वैक्सीन लगने से उनकी मौत हो सकती है और ऐसे में वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए अधिकारियों को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। एक बड़ी खबर लखनऊ से हमारे पास है। कोरोना संकट में अनाथ हुए बच्चों पर फैसला है। अनाथ बच्चों का डेटा सार्वजनिक करने पर रोक लगी। राज्य बाल आयोग का सभी जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश। बच्चों का डेटा सार्वजनिक करना जेजे एक्ट का उल्लंघन है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का उल्लंघन है। ये आयोग का कहना है। जानकारी होने से बच्चों के खिलाफ अपराध हो सकता है, ये तर्क है। सारे जिलाधिकारियों को पत्र लिख दिया गया है बाल संरक्षण आयोग के द्वारा कि जो बच्चे अनाथ हुए हैं कोरोना की महामारी के दौरान, उनका डेटा, उनकी पहचान सार्वजनिक न की जाए, क्योंकि इससे उनके खिलाफ अपराध बढ़ सकता है या हो सकता है। तो कोरोना की दूसरी लहर के कहर ने घर के घर बर्बाद कर दिए। कई बच्चे अनाथ हो गए, कई के सिर से पिता का साया उठ गया। फिरोजाबाद से भी एक ऐसा ही वाकया सामने आया। विभव नगर में रहने वाले एक परिवार में 2 मासूम बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। इसके बाद मां इंसाफ के लिए दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। 2 मासूमों में से एक की उम्र 8 साल जबकि दूसरे की 6 वर्ष है। मृतक विकास अग्रवाल 22 अप्रैल को कोरोना पॉजिटिव हुए थे और 28 अप्रैल को उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनकी पत्नी को किराए का मकान खाली करना पड़ा। अब वो गुहार लगा रही है कि प्रदेश सरकार उसकी मदद करे।
अब सवाल ये है कि फिरोजाबाद प्रशासन जब ये दावा कर रहा है कि उन्होंने 25 बच्चों को चिन्हित किया है, तो इस परिवार को अभी तक कोई सूचना क्यों नहीं दी? जैसा कि शासनादेश आया था कि हमारे जनपद में जितने भी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिसमें बच्चे रह गए और माँ या बाप या दोनों की कोरोना के कारण दुर्भाग्यवश अगर मृत्यु हो गई है, तो ऐसे बच्चों का हमें चिन्हांकन करना था। तो हमने अपने जनपद में एक ड्राइव चलाकर इन बच्चों को आइडेंटिफाई कर लिया है। हमारे यहाँ पे 18 साल से कम उम्र के 25 ऐसे बच्चे मिले हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को कोरोना की वजह से खोया है। बड़ी खबर के साथ नोएडा से इस वक्त हमारे पास है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने 33 स्कूलों को नोटिस जारी किया है। असहाय बच्चों की 25% सीट्स की संख्या कम करने को लेकर यह नोटिस जारी हुआ है। पिछले साल की तुलना में स्कूलों ने कम सीटें दिखाई और बीएसए ने 33 स्कूल प्रबंधन से जवाब मांगा है। स्टेप बाय स्टेप डीटीएस स्कूल, जेपी स्कूल, रामाज्ञा स्कूल, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बलराम पांडे हमारे साथ हैं। बलराम, और क्या हो सकता है आगे? देखिए राजेंद्र, जिस तरीके से इस महामारी के दौरान हर कोई जूझ रहा था, ऐसे में जो गरीब और असहाय बच्चे हैं उनको कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव हो रहा था, क्योंकि जिस तरीके से निजी स्कूल सीटों में कमी कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं इन गरीब बच्चों का जो हक है वो छीनने का प्रयास हो रहा था। क्योंकि पिछले साल की अपेक्षा इस साल 33 निजी स्कूलों ने, जो नामी ग्रामी स्कूल हैं जिले के, उन्होंने सीटों में कमी की है। अपने पोर्टल पे जो पहले संख्या थी पिछले साल की, उसको कम करके दर्शाया। यही वजह है कि कम से कम इन स्कूलों में सैकड़ों बच्चे प्रवेश पाने से वंचित रह गए। और यही वजह है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इन स्कूलों को नोटिस जारी करके ये जवाब मांगा है कि आखिरकार जब पिछले वर्ष इतनी सीटें थी, इतने एडमिशन होने थे गरीब बच्चों के, तो इस साल वो सीटें कम कैसे हो गई और आपने अपने पोर्टल पर इन सीटों की संख्या कम क्यों दिखाई है। लेकिन अब निजी स्कूल क्या जवाब देते हैं, क्या तर्क रखते हैं बीएसए के सामने, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्रदेश सरकार राजेंद्र गरीब बच्चों को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के काफी ज्यादा सक्रिय है, उसकी भूमिका अब जिलों में देखने को मिल रही है। और उसी के तहत ये एक नोटिस जारी कर करके इन 33 स्कूलों से जवाब मांगा गया है बीएसए की तरफ से कि आखिरकार आप लोगों ने इन गरीब और असहाय बच्चों के कोटे की सीट क्यों कम की है, और अगर सीट कम की है तो उसके पीछे की वजह क्या है। अगर आपके यहाँ सीट पिछली वर्ष 45 सीटें थी, तो इस बार वो 33 कैसे हो गई हैं, ये सवाल खड़े किए हैं। अब जवाब देना निजी स्कूलों का काम है, और ये भी देखने वाली बात होगी कि निजी स्कूल अब इससे जवाब क्या देते हैं। क्या उन सीटों पर जो गरीब और असहाय बच्चे हैं उनका एडमिशन होता है, उनका दाखिला होता है, या फिर निजी स्कूलों की मनमानी जैसे पहले चलती चली आ रही थी, उसके सामने जिला प्रशासन असहाय दिखता था, वही फिर देखने को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका बलराम।